पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव में अभी 3-4 महीने दूर हैं, लेकिन चुनावी तपिश ने कड़ाके की ठंड में भी सियासी पारा बढ़ाकर रखा है। हाल ही में बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह 3 दिन तक बंगाल में रहे और माइक्रो प्लानिंग की गई। यह दौरा केवल संगठनात्मक समीक्षा या चुनावी तैयारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे पार्टी के भीतर स्ट्रैटेजिक रीसेट के तौर पर देखा जा रहा है। बंद कमरे की बैठकों में संगठन की कमजोरियों, पिछली चुनावी असफलताओं, स्थानीय नेतृत्व की भूमिका और वोट बैंक के समीकरणों पर विस्तार से मंथन हुआ। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तर्कश से वो तीर निकाल लिए हैं जो सीधे हिंदू मतदाताओं के हृदय को छूने और उन्हें एक सूत्र में पिरोने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को विश्वास है कि उसे वो विनिंग फॉर्मूला मिल गया है जो ममता बनर्जी के अभेद दुर्ग को ढहा सकता है। ये फॉर्मूला है हिंदू अस्मिता, सुरक्षा का एहसास और घुसपैठ मुक्त बंगाल का संकल्प। बीजेपी का आकलन है कि बंगाल की राजनीति में लंबे समय से हिंदू समाज जाति, क्षेत्र और वर्ग में बिखरा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने इसी बिखराव के बीच में अल्पसंख्यक वोटों के एक मुश्त समर्थन के सहारे सत्ता बनाए रखी। अब बीजेपी इस समीकरण को उलटने की कोशिश में जुटी है। पार्टी का मानना है कि यदि हिंदू समाज को सांस्कृतिक अस्मिता, सुरक्षा और सम्मान के झांसा सवालों पर एकजुट कर लिया जाए तो बंगाल में चुनावी तस्वीर बदली जा सकती है। तो वहीं इसी के साथ जो जानकारी है, प्लानिंग क्या की गई है ये भी आप समझ लीजिए कि राम मंदिर, दुर्गा पूजा, काली पूजा जैसे धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों को उभारना होगा। मजबूत राष्ट्र, मजबूत संस्कृति के जरिए धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ना, बिखरे हुए हिंदू वोटों को एक ब्लॉक में लाने की रणनीति, मतुआ और अन्य शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता दिलाने पर फोकस, वंदे मातरम के जरिए बंगाल में पैठ बढ़ाना, ये साफ तौर पर मकसद और रणनीति का एक तरीके से देखा जाए तो किला देखा जा रहा है। बीजेपी को मिला बंगाल विजय का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है ये भी आप जान लीजिए। सनातन के मुद्दे को जोर शोर से उठाने में बीजेपी जुट गई है। सोमनाथ के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बंगाली महापुरुषों के जरिए सत्ता साधने में जुटी है बीजेपी। हिंदू गौरव को बंगाल की मिट्टी से जोड़ रही है। रामनवमी और दुर्गा पूजा से हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी के मुस्लिम तुष्टीकरण का जवाब, सनातनी वोट से घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी की सरकार को घेर रही है बीजेपी। बीजेपी ने घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगाल की संस्कृति के खिलाफ करार दिया है। इसी के साथ बंगाल में बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल जो जानकारी है, अगर हम 2011 की यहां पर बात करते हैं तो सीटें 2011 में 0 रही, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंट 4.06 रहा। 2016 में सीटें 3 पर पहुंची और वोटिंग परसेंट 10.16 रहा। 2021 की बात करते हैं तो सीधे तौर पर देखा गया कि 77 सीटें और वहीं 37.97% का साफ तौर पर वोटिंग परसेंट यहां देखा जा चुका है। इसी के साथ में 2021 का चुनावी समीकरण क्या होगा ये भी जान लीजिए। कुल सीटें 294 हैं। इसी के साथ में टीएमसी की बात करें 213 सीटें हैं और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 48.02% है। बीजेपी की बात करें तो सीटें इनके पास 77 हैं और वोटिंग परसेंट 37.97% यहां बताया गया है। तो बीजेपी इसी किले को सीधे सीधे भेदने की कोशिश में यहां जुट गई है कि आखिरकार कैसे इस किले को भेदा जाएगा और चुनावी तैयारियां यहां किस कदर चल रही हैं वो आप देख ही रहे हैं। घुसपैठ और सीधे तौर पर हिंदुओं को एकजुट करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहां होने वाला है। तो हिंदुत्व पर जोर दिया जा रहा है और बंगाल चुनाव में ये शोर आपको जरूर देखने को मिलेगा। 2021 का चुनावी समीकरण क्या रहा ये भी हमने आपको बताया और आने वाले चुनावों में किस तरीके की तैयारियां, जो लूपहोल्स यहां पर रहे हैं जमीनी स्तर पर, उन सभी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अदिति, पूरा समीकरण हमने दर्शकों को बताया कि इस बार आखिरकार बीजेपी किस एक्शन मोड पर काम करने वाली है, कौन कौन से मुख्य एजेंडे होंगे, ग्राउंड लेवल पर कैसे उनको अपनी वर्किंग को ठीक करना है, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे जोड़कर वो आखिरकार ममता बनर्जी का ये जो बनाया गया दुर्ग है इसे वो भेदेंगे, और डिटेल्स क्या है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही इंटेंसिव तरीके से अमित शाह इसकी जिम्मेदारी के साथ लग गए हैं सृष्टि। और बंगाल, तमिलनाडु, ये 2 राज्य हैं जहां पे सबसे ज़्यादा फोकस है। वजह ये है
कि जो अब तक नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी वो करके दिखाना चाहती है। पहले दिल्ली में करके दिखाया, 27 साल बाद परचम सत्ता वापस हासिल करी। उसके अलावा आप देखिए कि कैसे बम्पर जीत हुई, महाराष्ट्र में हुई, हरियाणा में रिपीट जीत हुई। लेकिन एक बात लगातार कही जाती है कि दक्षिण में अभी तक भी उस तरीके का सूर्य उदय नहीं हुआ है भाजपा का। लेकिन अब इस बार अमित शाह इस तैयारी में हैं कि किस तरीके से बंगाल में, अब आप देखिए कि हाल ही में तमिलनाडु और बंगाल का दौरा हुआ और बंगाल में जाकर अमित शाह ने कहा 2/3 बहुमत। अब सवाल उठता है कि 160 से 170 सीटें वोट बैंक बढ़ाकर लेकर आना ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो विकास बनाम तुष्टीकरण की बात कही जाएगी। सबसे पहले कहा जाएगा विकास बनाम भ्रष्टाचार की बात कही जाएगी। तो लोगों के बीच में तो अब आप देखिए कि डायरेक्ट आपने इस बार ये देखा जाएगा कि डायरेक्ट ममता को नहीं घेरा जाएगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली या दूसरे राज्यों के नेता जाके ममता के ऊपर डायरेक्ट एक्शन करें। वहां पर एक लोकल सेंटिमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए जब जब लोकल मुद्दों पर यानी सरकार के मुद्दों पर घेरा जाएगा तो शुवेंदु जो वहां के नेता हैं वो घेरेंगे, वहाँ के लोकल नेता, वहाँ के लोकल लोग उनको जो बीजेपी के हैं वो घेरेंगे। लेकिन दिल्ली के लोग आके बात करेंगे विकास की, डबल इंजन की सरकार की। अब इसका पूरा रणनीति ऐसे तैयार की गई है कि पूरे बंगाल को 5 जोन में बांटा गया है और उस 5 जोन में जो संगठन के महारथी हैं 6 लोग, उनको वहाँ पर हर महीने बैठना होगा और क्या करना होगा, उनको बूथ अध्यक्षों से मिलना होगा। बूथ 75% बूथ का काम ऑलरेडी हो चुका है, पन्ना प्रमुख हो चुके हैं। 75% डोर टू डोर कैंपेनिंग के जो वो लोग हैं जो घर घर जाकर इकट्ठा करेंगे वो हो चुके हैं। महिलाओं से कैसे संपर्क साधा जाएगा वो हो चुका है। तो ये तो एक एक्सटेंसिव काम है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक खास बात सृष्टि कि बंगाल में 1.5 करोड़ बिहारी रहते हैं। तो आप देखिए कि जब नितिन नवीन वहां पर पहुंचेंगे और उन बिहारी भाई बहनों से आह्वान करेंगे कि कैसे बिहार की सूरत धीरे धीरे बदली है, कैसे जंगल राज बदल के विकास के राज तक आया है, वैसे ही हम पश्चिम बंगाल को बदल देंगे। जाहिर तौर पे वहां रह रहे बिहारी वहां पर उस तरीके से जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे होंगे। तो आप देखिए कि जैसा मैंने आपको कहा कि 5 जोन में बांटा है, वैसे ही विकास की बात होगी, जाहिर तौर पे एसआईआर के लिहाज से बात होगी, किस तरीके से घुसपैठ को लेकर। फिर अलग अलग आप देखिए कि वहाँ पे राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो टारगेट किया जाएगा राजस्थान के कम्युनिटी को, उनको बताया जाएगा कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है। बिहार से 1.5 करोड़ लोग वोटर हैं, उनको बातचीत की जाएगी। महिला जो आधी आबादी है उनसे अलग तरीके से बात की जाएगी, उसमें भी बंगाल के महिलाओं से अलग तरीके से बात होगी, उनकी अस्मिता की बात होगी। जो पिछली बार आरजी कर मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम जो रेप केसेस हुए उसको लेकर बात की जाएगी। तो सृष्टि मतलब जिसे आप समझेंगे कि हर एक डायरेक्शन, हर एक एंगल, हर एक फिलॉसफी के साथ बीजेपी ने अपने संगठन को तैयार किया है, स्ट्रैटेजी तैयार की है। और जैसे ही 15 जनवरी खत्म होगा और ख़ास तौर पे जो 22 जनवरी का जो चुनाव, जो अध्यक्ष का चुनाव है, जो एक निर्विरोध तरीके से पूरी कार्यकारिणी उनको अपने एक ध्वनि मत से जो चुनती है, आप देखेंगे कि 20-22 जनवरी के बाद जो आगाज़ होगा। और उसके अलावा जाहिर तौर पे 1 फरवरी को बजट है तो वो सेशन थोड़ा छोटा होगा, लेकिन उसके बाद खुलकर बंगाल में जो 1-1.5 महीना होने वाला है वो ज़बरदस्त कैंपेन होगा। पर अभी से ही संगठन वहां पर काम करना शुरू कर चुका है, मोबिलाइज हो चुके हैं कार्यकर्ता। जी बिल्कुल अदिति, जैसा आपने बताया कि क्या क्या तैयारियां और कैसे कैसे अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। लेकिन अदिति, जैसे पहले के चुनावों में भी, पिछले अगर बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने बहुत जोर लगाया, चुनावी परसेंटेज में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिली, लेकिन सीटों में उस लेवल की बढ़ोतरी नहीं मिली। एक ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से हमेशा एक जो कॉन्सेप्ट या फिर एक माइंडसेट लोगों में भरने की कोशिश की जाती है कि ये बाहरी हैं, ये बाहर से आकर यहाँ पर ज्ञान देते हैं और आपको लुभाने की बातें करते हैं, लेकिन ये आपका कल्याण नहीं करेंगे। ये जो एक माइंडसेट टीएमसी हमेशा बनाती है बंगाल में, इसे बीजेपी कैसे तोड़ेगी? देखिए, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है, ना सिर्फ बंगाल की, ये तमिलनाडु की भी है, ये केरला की भी है, ये दक्षिण के तमाम उन राज्यों की है। और
आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे बीजेपी की सरकार असम में आई तो चीज़ें थोड़ी बदली। तो ये चुनौती तो बीजेपी को हमेशा झेलनी पड़ती है जब बाहरी का जिक्र आता है। और यही वजह है कि इस बार तमिलनाडु में तो रणनीति यह है कि पहले तो एआईडीएमके के साथ आप अलायंस करेंगे, लेकिन अब बात बंगाल की है। बंगाल में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ अलायंस हो सके, इसलिए इस बार चुनौती बड़ी है। लेकिन मैंने पिछली बार का चुनाव बहुत क्लोजली कवर किया था। मैं खुद कैलकाटा भी गई थी, बंगाल के मुर्शिदाबाद भी गई थी। तो अब आप देखिए, मैं मुर्शिदाबाद का जैसे जिक्र कर रही हूँ, पहले बिहार की बात करती हूँ। ये जो पूरा चुनाव है उसमें ये बार बार कहा जाएगा कि ये जो बाहरी वाले थॉट प्रोसेस को काटना होगा। वो कैसे कटेगा कि आप नॉन हिंदी वाला जिक्र, हिंदी को लेकर जिक्र नहीं करेंगे, ना ही तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर कोई जिक्र करेंगे। जिस तरह का इम्पैक्ट है कि बीजेपी आएगी तो थोप दिया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर बार बार बात होगी भ्रष्टाचार की, यहाँ पर बार बार बात होगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, यहाँ पर बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी। ऐसी बातें होंगी जो बाहरी और लोकल से लेकर कहीं ज्यादा होंगी। जो कोशिश ये की जाएगी कि बताया जाएगा कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो आपको सुरक्षा मिलेगी, आपकी बेटियां सुरक्षित होंगी, इस तरीके के केस नहीं होंगे, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि किसी रेप होता है और उसमें कोई टीएमसी का मंत्री संलिप्त मिलेगा। तो कहीं ना कहीं फोकस बार बार उन ग्रे एरियाज पर किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि इस पूरे चुनाव को भागों में जैसे पूरे क्षेत्र को बांट दिया गया है, वैसे आइडियोलॉजीज को भी देखा जाएगा। आप देखें कि मुर्शिदाबाद में राम मंदिर हो रहा है, वो जो हिंदुत्व वाला सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा यहाँ काम नहीं कर सकता, पिछली बार भी काम नहीं किया। लेकिन मैं बहुत उससे बता रही हूँ, पिछली बार का चुनाव एक समय ऐसा लगने लगा था जैसे बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन क्या हुआ, वो जो आपका सवाल था, वही वहां के लोगों को लगा कि ममता तो हमारी लड़की है, हमारे घर में हमारी लड़की को कोई ललकार नहीं सकता। साथ में ममता बनर्जी के पैर में चोट आ गई और उसके बाद उन्होंने व्हील चेयर पर कैंपेन किया। वो एक ऐसा सेंटिमेंट था जहां पे ये हुआ कि बंगाल की जो शेरनी है, बंगाल की जो लड़की है, उसको बाहर के लोग आके चुनौती कर रहे हैं। इसीलिए रणनीति में यही बदलाव है कि कोई ममता को डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, चुनाव के करीब आ जाने तक कोई ममता के ऊपर सवाल नहीं करेगा। सब सवाल करेंगे उस जो पॉलिसी पर, सब सवाल करेंगे भ्रष्टाचार को लेकर, सब सवाल करेंगे ऐसे। और बाकी आप देखिए कि जाहिर तौर पे आपने ये तो क्लियरली नजर आ रहा है एसआईआर को लेकर, जब इतने करोड़ वोटर कट गए, आप देखिए कि पूरा न्यू टाउन खाली हो गया, इतने सारे जो बांग्लादेशी जो वोटर बन के रह रहे थे वो चले गए। तो कहीं ना कहीं टीएमसी को ये पता है कि उनका वोट परसेंटेज इस बार डाउन जाने वाला है। अगर पिछली बार और इस बार में भी आप फर्क देखेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका जो कि इस देश का वोटर नहीं था, उसने ममता के लिए वोट किया। तो जाहिर तौर पे ममता बनर्जी भी मैं आपको बताऊं, जैसे मैं गुड़गांव रहती हूँ, तो गुड़गांव में जो हमारे यहाँ हेल्प हैं वो सब लोग एक बंगाल से हैं, वो सब कह रहे हैं कि हमें चुनाव के दौरान फोन आया है कि आपको वापस आना है। मैंने उनसे पूछा किसका फोन आया है, तो उन्होंने कहा कि हमको ममता दीदी की पार्टी से फोन आया है कि आपको वापस आके चुनाव वोट करके जाना है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी तैयार कर रही हैं, अपनी अपनी तरीके से तैयार कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को भी एक्सेस करेगी। वो जो एकजुट महिलाएं ममता बनर्जी को वोट करती हैं, जैसे कि एकजुट वोट बैंक, एकजुट महिलाओं ने वोट किया झारखंड में जेएमएम को और जेएमएम को जिता दिया, तो उसमें सेंधमारी की कोशिश की जाएगी कि जो नॉर्थ इंडिया की महिलाएं हैं और जो बहुत सारे वो महिलाएं जो हिंदू बंगाली महिलाएं हैं जो असुरक्षित महसूस करती हैं, जो युवा लड़कियां हैं जो अभी 1-2 साल से वोटर हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उनको कैसे सुरक्षित होने की बात की जाए, युवाओं को जॉब्स के लिहाज से बात की जाए। फिर आप देखिए कि वहाँ बहुत बड़ा तबका श्रीवास्तव यानी कि कायस्थ का है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कायस्थ बनाए गए हैं। कायस्थ मुख्यमंत्री 27 साल वहां रहे हैं। कायस्थ एक अगड़ी जाति है जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में देश भर में रही है। तो बड़ियों को किया जाएगा। फिर जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात कर लूं मैं, बिहार, इतनी बड़ी संख्या में इन राज्यों के वोटर वहां पर अब बस गए हैं, रह रहे हैं, उनसे संपर्क साधा जाएगा। तो और जो बंगाल के लोग जो बाहर मजदूरी
मजदूरी के लिए गए हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में बंगाल के लोग मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं, उनसे बात दूसरे राज्यों में उनको साधा जाएगा, जैसे बंगाल में किया था कि उनको भेजा गया था वोट डालने के लिए। तो बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के साथ तैयारी है। ये बात सही है कि लोकल और बाहरी का मुद्दा आज भी उठेगा। यहाँ पर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिससे अलायंस हो सके और आप अंदर आ सके, लेकिन यहाँ पर इस बार रणनीति पूरी मैन टू मैन मार्किंग के साथ अमित शाह मैदान में उतर रहे हैं। जी बिल्कुल अदिति, जैसा आपने डिटेल्स के जरिए जानकारी दी, और एक बड़ा मुद्दा बंगाल में जो रहा है वो अपराध का भी रहा है, क्योंकि नॉर्थ 24 परगना जैसे वो इलाके हैं जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, जहां हर घर में हर हाथ में बम, ऐसा कहा जाता है कि चलते चलते लोग वहां पर बम बना लेते हैं, और ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। पार्टियां रैलियां निकालती हैं, अगर बाहर निकलती हैं लोगों के बीच में तो बमबारी हो जाती है। इससे आम जनता भी तो त्रस्त आ चुकी है कि आप कहीं पर भी बम चला देते हैं, किसी के घर में घुस के मार लेते हैं, किसी को उठाकर लेके चले जाते हैं। संदेश खाली का मामला आपको याद होगा कि क्या हालात वहां पर महिलाओं के साथ हुए थे। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो आम लोगों को कहीं ना कहीं दूसरी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। एक तो एंटी इनकम्बेंसी जाहिर तौर पे इस बार ममता बनर्जी को डेंट कर सकती है। सिर्फ एक ही मुद्दा होगा पर उसमें परिवारवाद घुसाया जाएगा। जाहिर तौर पे अभिषेक बनर्जी का जिक्र आएगा, करप्शन का जिक्र आएगा, ये तमाम बातें यहाँ पर होंगी। और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चाहती है कि वो ये मुद्दे रखे घर घर जाकर। एक तो है रैलियों में भाषण देना, एक आप घर में जाकर अलग अलग जो जिसे बोलते हैं पन्ना प्रमुख के लिहाज से 15 लोगों को बैठकर ये समझाएंगे और उन लोगों को ये कहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप 3-3 और लोगों को वोट करवाएंगे। तो उनको ये समझाया जाएगा कि बीजेपी के आने से करप्शन हटेगा, बीजेपी के आने से आप सुरक्षित रहेंगे, विकास आएगा, केंद्र सरकार का पैसा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सिर्फ कलकत्ता अगर बात करें तो एक अर्बन सिटी है, एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, लेकिन अगर आप कलकत्ता से ज़रा सा बाहर जाएंगे तो आपको लगेगा कि असल बंगाल क्या है, क्या हालात हैं। वहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं, वही मछुआरों की बात कर ले, वही किस तरह से इकनॉमी चल रही है। तो अगर सिर्फ हम कैलकाटा देखते हैं तो जाहिर तौर पे एक अलग तस्वीर निकल कर आती है, लेकिन हर जगह हिंसा की जो बात हम करते हैं, गांव-गांव में जिस तरह की हिंसा है, घर में बम बनता है, बच्चा बड़ा होता है उससे पहले उस तरीके से हालात में वो आगे बढ़ जाता है। तो अब शायद लोग भी, बीजेपी को ऐसा लगता है कि लोग भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन बहुत ट्रिकी चुनाव है। ममता बनर्जी के साथ भिड़ने से पहले बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम जब बात दिल्ली तक लेकर आते हैं तो दिल्ली में मैंने कई बार पार्लियामेंट कवर किया तो ये देखा कि बहुत सारी ऐसी जगह ममता बनर्जी है तो विपक्ष में पर बैकआउट कर जाती है, जिसका फायदा बीजेपी को हो जाता है। तो अब ऐसे में बीजेपी कैसे ट्यून इन कर रही है, क्या तमाम तरीके की चीज़ें कर रही है। मुझे याद है ओम बिरला जब दूसरी बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तब बीजेपी नहीं चाहती थी, बीजेपी चाहती थी कि निर्विरोध चुनाव लड़ा जाए, निर्विरोध हो, कोई दूसरा कैंडिडेट विपक्ष का सामने खड़ा ना हो, ये जानते हुए भी कि ओम बिरला जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं चाहती थी। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ममता बनर्जी ने विपक्ष की जब मीटिंग हुई तो बैकफुट पे आ गई कि मैं वोटिंग से बाहर हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ओम बिरला बने। ऐसे कई बार ऐसे फैसले होते हैं जिसमें ममता बनर्जी या तो वोट से बाहर आ जाती हैं वोटिंग प्रक्रिया से, और वो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा दे जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है कि ममता बनर्जी और केंद्र के बीच में तमाम तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, इस बार देश ये देख रहा है कि जब बड़े बड़े परचम लहरा दिए हैं तो वो कार्यकर्ता बीजेपी का ये चाहता है कि इस बार बंगाल में जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ इतनी हिंसा होती है, क्योंकि इस बार अगर बीजेपी नहीं जीत पाई तो बंगाल का कार्यकर्ता बहुत निराश हो जाएगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 1.5 करोड़ बिहारी वोटर, और ये बहुत बड़ा चंक होता है वोट का, अगर एक मुश्त मतलब अगर 80% भी बीजेपी को वोट मिल जाता है इनका, और उसके साथ साथ अलग राज्य, और उसके साथ साथ थोड़ी महिलाओं का, उसके साथ साथ अपर कास्ट का, और विकास के नाम का, राष्ट्रवादी हित के नाम का, तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए इस बार बड़ी एज होगी। उनको ये कोशिश करनी होगी कि वो ऐसे किसी भी मसले में ना फंसे जहां पर लोकल और बाहरी का मुद्दा आए और लोग ममता बनर्जी के साथ जाकर खड़े हो जाएं। उनको करप्शन और एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ना होगा, बीजेपी जिसकी तैयारी पूरी तरीके से कर रही है।
बिल्कुल अदिति, जैसे 1.5 करोड़ बिहारियों का जब आपने जिक्र किया तो बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका नाम भी तुरंत सामने आ जाता है कि एक स्ट्रैटेजी इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आकलन लगाया जा सकता है कि उनका नाम यहां पर बिहार से सामने आना और बंगाल में ये चुनाव होना, 1.5 करोड़ बिहारी वहां पर होना, उनका सपोर्ट कितना जरूरी है बीजेपी के लिए, सब कुछ अगर एकजुट करके देखा जाए तो कुल मिलाकर पूरी पिक्चर अगर देखें तो बीजेपी एड़ी से चोटी का जोर लगाने वाली है इस बार कि किसी तरीके से बंगाल में पताका फहराई जाए। अदिति, बिल्कुल। और जैसे बात अगर सिर्फ नितिन नवीन का जिक्र हो तो हालांकि बीजेपी ने एक जेंजी युवा नेता को चुना है और उनके लिए उनको सिर्फ बंगाल तक सीमित ऑब्वियसली नहीं सोचा होगा, उनको एक बड़े एस्पेक्ट के लिए सोचा होगा। 2029 तक के चुनाव में कैसे उनका काम होगा, कैसे भागदौड़ करेंगे, कैसे कार्यकर्ताओं से गले मिलेंगे, कैसे वो एक जो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो बदलाव। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम तुरंत क्या असर होगा और 1.5 करोड़ मतदाता बिहार के हैं, साथ में वो खुद कायस्थ हैं, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि बंगाल में 27 साल कायस्थ मुख्यमंत्री ने राज किया है और ऊपर से 1.5 करोड़ बिहारी मतदाता हैं, तो ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। और अगर इतना वोट भी एकजुट हो जाता है तो बिल्कुल अदिति, जितनी जानकारियां आपने यहां पर दी, जाहिर बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी अपने फुल फ्लेज तैयारी में मैदान में उतर चुकी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।